नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 2 लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, आज इस पार्ट 2 में आप क्या देखेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न और ऐसे तथ्य छूट रहे थे। आज उन तथ्यों को हमने पार्ट 2 में समाहित किया है और आप लोगों ने क्या देखेंगे, आज आप लोग ये देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां और कौन कौन से कर्तव्य हैं, उनके बारे में आप देखेंगे। तो प्यारे मित्रों, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं उसके बारे में आइए थोड़ी झलक देख लेते हैं। तत्पश्चात इसके हम डिटेल की ओर चलेंगे कि कौन सी उसकी विधायी शक्तियां होती है, कौन सी उसकी सैन्य शक्तियां होती है, कौन सी वित्तीय शक्तियां होती है, कौन सी विधायी शक्तियां होती है, कौन सी सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी होती है। एक एक करके आप देखिएगा। यहां से बनने वाले जितने भी तरह से प्रश्न बन सकते हैं प्यारे मित्रों, मैंने उसको यहां पर पूरा एक तरफ से उसका खाका खींचने का 100% प्रयास किया है और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। 10 वर्षों के अनुभव में आपको यह दिखाना चाहता हूं प्यारे मित्रों, आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति से उठने वाले जो सारे प्रश्न हैं, इन टॉपिक से बाहर उसको नहीं जाना है, क्योंकि मैंने यहां पर उसको सब कुछ समाहित किया है। और आप लोगों, यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप जाइएगा, राष्ट्रपति से संबंधित आने वाले जितने तथ्य हैं उसको हमने पार्ट 1 में, और ये आज उसका पार्ट 2 जाएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखेंगे राष्ट्रपति के पास शक्तियां कौन कौन सी है। तो राष्ट्रपति के पहले नंबर पे आप देखेंगे कार्यकारी शक्तियां होती है, और दूसरे नंबर पे वित्तीय शक्तियां होती है, तीसरे नंबर पे विधायी शक्तियां और चौथे नंबर पे जो है न्यायिक शक्तियां होती है, और 5वें नंबर पे कूटनीतिक शक्तियां होती है, 6ठे नंबर पर आप देखेंगे सैन्य शक्तियां होती है, और लास्ट में देखेंगे आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियां होती है और इनका देखिएगा प्रयोग कहां पर किया जाता है, उसके बारे में आप डिटेल जानने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हां, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम एक एक करके जो है पहले इधर चलेंगे, कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है, फिर उसके बाद में विधायी, वित्तीय, ये सब चलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, ये देखते हैं राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है। जी हां, राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है, तो आप लोग देखिएगा पहले नंबर पे आप देखिएगा कि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां कौन कौन से कार्य राष्ट्रपति को जो करने होते हैं उसके बारे में आप देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, याद रखना। और सेकंड नंबर पे देखेंगे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर। जी हां, प्रधानमंत्री की सलाह पर। जी हां, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्यारे मित्रों। इस सारे पॉइंट को आप देखिएगा। और दूसरा पॉइंट है, क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जी हां, किसकी? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, इन सारे पॉइंट को आप देखिएगा और देखते देखते आपको ऐसा लगेगा इसी में सब समाहित है प्यारे मित्रों। इसके बाद देखिएगा सीएजी। जी हां, सीएजी की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। जी हां, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त जितने भी होते हैं उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब इसके बाद देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। जी हां, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है प्यारे मित्रों। अब देखेंगे लास्ट में थोड़ा देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग। जी हां, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। आयोग के अध्यक्ष, जी हां, अध्यक्ष
और सदस्यों की नियुक्ति करता है, सदस्यों की नियुक्ति करता है। आप लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है प्यारे मित्रों। इसको आप देखिएगा, अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत इनमें से किसकी नियुक्ति करता है, तो आपके ऑप्शन में ये सब में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में होगा और वही आपका राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों, कि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत किसकी किसकी नियुक्ति करता है। या तो ऑप्शन में एक महान्यायवादी होगा, या सीएजी होगा, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, या राज्यपाल होगा, या संघ लोक सेवा आयोग। अगर ये नहीं हो तो महान्यायवादी या तो प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री होगा आपके ऑप्शन में। आई होप कि आप लोग यहां तक बातों को समझ पाए होंगे कि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है। अब इसके आगे चलेंगे और देखेंगे वित्तीय शक्तियां कौन कौन से हैं। जी हां, राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी होती है प्यारे मित्रों, उसके बारे में भी आप जानने का प्रयास कीजिए, ताकि यहां से प्रश्न आए तो आप उसकी पूरी खोपड़ी को उड़ा दो। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। अब देखेंगे वित्तीय शक्तियां। जी हां, राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं। जी हां, वित्तीय शक्तियां प्यारे मित्रों, और इसके बारे में आप देखिएगा, याद रखना वित्तीय शक्तियां, इसका मतलब वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है। पहले नंबर पे आप देखिएगा, जी हां, वह वित्त आयोग का गठन करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। जी हां, वित्त आयोग का गठन करता है। जी हां, वित्त आयोग का गठन करता है। और दूसरे नंबर पे धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, राष्ट्रपति से अनुमति। जी हां, अनुमति लेना पड़ता है। ये होता है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां होती है प्यारे मित्रों। इसका मतलब है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति की सलाह पर किया जाता है, प्रधानमंत्री से मतलब सलाह लेकर के राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। और वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है प्यारे मित्रों, 5 वर्षों के लिए। जी हां, वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। और कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। जी हां, कितने होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। और पांचों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। पहली बार वित्त आयोग का गठन कब किया गया है, 1951 ईस्वी में। इसके पहले अध्यक्ष कौन था, तो केसी नियोगी। जी हां, केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। जी हां, केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। 1951 में इसका गठन किया गया है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है प्यारे मित्रों। और इसके बाद क्या देखेंगे, विधायी शक्तियां। जी हां, अब देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कृपया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। जी हां, राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं और विधायी शक्तियों के तहत वो कौन कौन से कार्य करता है, उन सारे को देखेंगे आप लोग। जी हां, आप देखेंगे विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती है प्यारे मित्रों, विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती है। जी हां, विधायी शक्तियां, तो याद रखना पॉइंट पर देखेंगे। पहले नंबर पे 1 पे देखेंगे, वह संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। जी हां, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और क्या है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। जी हां, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। और क्या करता है, तीसरे नंबर पे राज्यसभा में। जी हां, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है मेरे प्यारे मित्रों। और ये कैसे व्यक्ति होते हैं जिनको 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो याद रखना ये साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखने वाले। जी हां, 12 ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा तथा खेल के क्षेत्र में
विशेष ज्ञान का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्यारे मित्रों, तो ये थी राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां। जी हां, कौन थी? विधायी शक्तियां थी ये राष्ट्रपति के पास। प्यारे मित्रों, आप इसके आगे चलेंगे, देखेंगे, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चले प्यारे मित्रों, ताकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी को एक एक करके आग लगा दो। जी हां, आप लोगों ने देख लिया, वित्तीय शक्तियां देख लिया, विधायी शक्तियां देख लिया। आप देखेंगे न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी है। जी हां, आप देखेंगे न्यायिक, जी हां, न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है प्यारे मित्रों, उसके बारे में आप लोग देखिएगा। न्यायिक शक्तियों में आप देखिएगा, वह मुख्य न्यायाधीश, जी हां, वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, प्यारे मित्रों। इन सारे पॉइंट को आप देखते रहिएगा। और दूसरा कौन क्या करता है, याद रखना, न्यायिक में वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत प्यारे मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जरूरत पड़ने पर, याद रखना, वह सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इन सारे ये कौन सी शक्तियों के अंतर्गत आता है प्यारे मित्रों? ये सब न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आ सकता है। और याद रखना, तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, न्यायिक शक्तियों में वह किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। जी हां, वह किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। जी हां, माफ कर सकता है। ये होता है राष्ट्रपति के पास, चाहे वह सैन्य न्यायालय हो, चाहे सिविल न्यायालय हो, वह किसी भी व्यक्ति को अगर दोषी करार दिया गया या उसको फांसी की सजा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति यदि उसको चाहेगा तो उस सजा को माफ कर सकता है। ये आता है राष्ट्रपति के पास, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे, आप लोग इसके आगे कौन से देखेंगे? कूटनीतिक शक्तियां। जी हां, राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियां कौन कौन सी है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चले ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उस सारे प्रश्नों को कर पाए प्यारे मित्रों। आप देखेंगे कूटनीतिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी होती हैं। कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करता है। जी हां, कूटनीतिक शक्तियां कौन कौन सी कूटनीतिक शक्तियां होती है प्यारे मित्रों, उसको जानने का प्रयास कीजिए। तो याद रखना, कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता। जी हां, अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। जी हां, राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। याद रखना, ये किसके अंतर्गत आता है? ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की संधि करना है, किसी भी प्रकार का समझौता करना है, तो वह कौन करेगा? तो याद रखना, राष्ट्रपति करेगा। और ये किस शक्ति के अंतर्गत आता है प्यारे मित्रों? ये कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। जी हां, अंतरराष्ट्रीय शांति, समझौता, सुरक्षा, ये सब के अंतर्गत आता है। ये कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। और अब देखेंगे सैन्य शक्तियां। जी हां, आप इसके बाद क्या देखेंगे प्यारे मित्रों? आप लोग देखेंगे सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी है। जी हां, क्या देखने वाले हैं? सैन्य शक्तियां। जी हां, सैन्य शक्तियां देखेंगे। सैन्य शक्तियों में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जी हां, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इस नाते वह तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। जी हां, चाहे जल हो, थल हो, वायु,
तीनों की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना राष्ट्रपति करता है प्यारे मित्रों। और ये कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? ये सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो कमांडर यानी कि मुखिया होता है, याद रखना वो राष्ट्रपति होता है। और उसी के द्वारा जो है तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और लास्ट में आप देखने का प्रयास कीजिए आपातकालीन शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आप देखने का प्रयास कीजिए प्यारे मित्रों। जी हां, आप क्या देखेंगे? आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है प्यारे मित्रों? जी हां, आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो याद रखना 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। जी हां, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है? तो एक तो होता है 352 का जब प्रयोग करता है राष्ट्रीय आपात। जी हां, राष्ट्रीय आपात होता है। और दूसरे नंबर पे कौन होता है प्यारे मित्रों? दूसरे नंबर पे राज्य आपात होता है जिसका 356 का प्रयोग करता है। क्या होता है? राज्य आपात होता है। और तीसरे नंबर पे क्या है प्यारे मित्रों? जो 360 होता है वित्तीय आपात। जी हां, वित्तीय आपात। और याद रखना प्यारे मित्रों, आज तक भारत के अंदर वित्तीय आपात एक भी बार लागू नहीं हुआ है। और आप जानते हैं 356 का प्रयोग कब किया जाता है? तो प्यारे मित्रों, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब उस राज्य में जो है राज्यपाल इसकी सिफारिश करता है राष्ट्रपति से और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाता है। और 352 का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है? तो प्यारे मित्रों, वह आक्रमण की स्थिति में जो है राष्ट्रपति भारत में जो है राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। जी हां, राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपात को घोषित कर सकता है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। और राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां हैं और याद रखना न्यायिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, इन सारे शक्तियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, यदि पसंद आता है तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाने का पूरा प्रयास करें, हमारा सहयोग करें। प्यारे मित्रों, ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है और जो आप लोग को किसी भी अदर चैनल पर मिलेगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं उससे कम मैटर आपको यहां पर नहीं मिलने वाले हैं। आप जाइएगा मेरे वीडियो को और देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही गहराई से बताया गया है और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। मैंने आपको एक एक टॉपिक्स को पूरी तरह से कवर करते हुए आपको पढ़ाने का 100% प्रयास किया है। और आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।